नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस समय हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए जो विज्ञान वाला सब्जेक्ट है जिसको आप ऐच्छिक रूप से लेते हो विज्ञान या सामाजिक में से। तो हम सामाजिक भी पढ़ेंगे और विज्ञान भी पढ़ेंगे। जिसको जो पढ़ना है वो अपने हिसाब से बढ़ सकता है। 5-6 यूनिट 7 यूनिट जितनी भी हैं 3-3 वीडियो करके पूरा पढ़ेंगे। एक वीडियो एमसीक्यूज़ के लिए होगा, दूसरा होगा छोटे प्रश्नों के लिए और तीसरा होगा बड़े प्रश्नों के लिए। तो 3 वीडियोस में हम अच्छे प्रकार से कवर कर लेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको। अब ये एमसीक्यूज़ की क्लास स्टार्ट इसलिए करता हूँ हर बार क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं कई बच्चों के पास सीरीज़ नहीं है तो उनको भी एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो आगे आने वाले प्रश्न होते हैं वो इन एमसीक्यूज़ से भी क्लियर हो जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से, जो यह है कि होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो ये होमो सेपियंस है क्या। तो जो मनुष्य प्रजाति है उस मनुष्य प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है होमो सेपियंस। और आप सबको पता है कि जो मनुष्य हैं वो सोचने वाला आदमी होता है, यानी मनुष्य एक सोचने वाला प्राणी है। तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो बुद्धि हमें होमो सेपियंस जो वर्ग हैं उससे मिलती हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि जो विज्ञान शब्द हैं उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द जो है लैटिन भाषा का है उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो यानी जानना। तो जानना इस विज्ञान शब्द का अर्थ होता है, जो साइंटिया शब्द लैटिन भाषा का है उससे बना हुआ है। आगे हम पहली यूनिट के तीसरे एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हैं कि विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। तो आपको पेपर में कैसे याद रखना है कि र से रचना और र से रमन। तो रचना वाला रमन, रचने वाला रमन है। तो रचनात्मक रूप का प्रश्न आए तो डॉक्टर सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनके द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की प्रकृति का अंग है। किसका अंग है विज्ञान की प्रकृति? उत्पाद का अंग है या वैज्ञानिक प्रक्रम का है या वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है। तो दोस्तों मैं आपको छोटी सी सलाह यही दूंगा कि 99% जब आपके डीएलएड में प्रश्न आए कि उपरोक्त तीनों या उपरोक्त सभी सही हैं तो 99% केस में वो सही माना जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सोचना ही नहीं है कि जब अ और ब दोनों वाला ऑप्शन हो या उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो तो 99% केस में वही सही माना जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप तुक्का लगा सकते हो यदि आपको याद नहीं है तो। अगला प्रश्न देखते हैं कि विज्ञान की प्रकृति का प्रमुख तथ्य क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष सत्य है, विश्लेषण है, वस्तुनिष्ठता है, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपसे कहा था कि आए हुए प्रश्न हो या न हो आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन मिलता है तो आप उस ऑप्शन को ही सही मानोगे। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के प्रति विज्ञान की अवधारणा किस प्रकार की है। वास्तविक है। विज्ञान जो है रियलिटी को अप्रोच करता है, रियलिटी के नज़दीक रहता है क्योंकि वास्तविक चीज़ें ही तो विज्ञान है। तो जो वास्तविक नहीं है वो विज्ञान नहीं हो सकता। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो जब भी हम विज्ञान के उद्देश्यों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जो प्राकृतिक संसार हैं जो हमें मूर्त रूप से दिखाई दे रहा है ये वास्तविक जो हैं कार्य अवधि का रहस्य उद्घाटन हो सके, इसके जो रहस्य हैं इसमें जो छुपी हुई गूढ़ बातें वो आपको पता लग सके, यही तो साइंस है। विज्ञान क्या कहता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो रहस्य हमें जानने को मिलते हैं वही तो विज्ञान है। अब ये बातें अगर आप खुद पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है वो टीचर के हिसाब से पढ़ाता है और आप यदि पढ़ते हो तो वो अपने बेसिस पे पढ़ते हो। स्वयं का ज्ञान यदि अच्छा है तो आप चीज़ें समझ जाओगे, यदि नहीं है तो रटना पड़ता है, वो रटना ही एकमात्र उपाय हो तो रट सकते हो, किंतु अभी यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की अत्यधिक आकर्षक विशेषता क्या है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? उपयुक्त सुविधा आएगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ स्पष्टता भी है, ईमानदारी भी है, एकरूपता वस्तुनिष्ठता भी है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये होता है कि बार बार जांच कार्य करने पे भी परिणाम समान आता है, चाहे कोई भी प्रयोग करे यहाँ वही चीज़ें बार बार दोहराने को मिलती हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोई भी बालक जो है सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, तो वो उसकी कौन सी क्वालिटी है। तो ऐसे प्रश्नों का यदि आपको आंसर देना हो तो वो उसकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होता है। क्या होता है? अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या एटीट्यूड। एटीट्यूड ही वो चीज़ हैं जो व्यक्ति को सोचने समझने के बाद सही निर्णय के लेने के लिए जो है अग्रसित आकर्षित करती हैं। तो सही निर्णय ले पा रहा है यानी वो उसकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति है। क्या है बताइए? मनोवृत्ति है। तो ये दोनों आंसर सही हैं। आगे हैं अगला प्रश्न कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रत्येक आचरण क्या हो सकता है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। सिंपल सी बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं तो जो संसार में प्रत्येक घटना घटित होती है उसकी सत्यता की जांच हम करेंगे। यही विज्ञान है कि आपको सत्य के करीब, रियलिटी के करीब हम रख सके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति होने से आपका तात्पर्य क्या है? क्या वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण है? तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मतलब है सत्य के प्रति आकर्षित रहना, जिज्ञासु रहना कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या इन चीज़ों को ऐसे करने से ऐसे होता है। तो ये चीज़ वैज्ञानिकता है और वैज्ञानिक गुण रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक सोच हो सकता है। तो हम आपसे कहा था सभी आएगा, उपरोक्त सभी वाले में सोचना ही नहीं, क्योंकि लगभग ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं जहां आप उसको सही मान के ही चलोगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रम हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं? आधारभूत होंगे, एकीकृत होंगे या उपरोक्त सभी। तो आपसे कहा था ना कि जहां अ और ब दोनों आ जाए, उपरोक्त दोनों, वो भी सही मानना है। तो आधारभूत होते हैं यानी बेसिक से उनको जो है किया जाता है, और एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड होते हैं, उसमें समग्र चीज़ें समाहित होगी। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में क्लियर रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की प्रमुख प्रक्रिया क्या है या आधारभूत प्रक्रम के जो अंतर्गत सम्मिलित कौशल हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें तीनों प्रकार के कौशल यानी उपरोक्त सभी के बारे में याद रखना है कि विज्ञान में मापन, मेजरमेंट भी होता है। आपके अवलोकन की बात है तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन भी है, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, चीज़ों को अलग अलग सेपरेट तरीके से भी समझा जा सकता है। तो तीनों बातें काम की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी अवलोकन या सिद्धांत को समझने के उद्देश्य से सरलतम अवधारणा में तोड़ने की क्रिया। अब जहाँ बात तोड़ने की है वहाँ हम विश्लेषण देखते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब कि बड़ी चीज़ को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर देखना, और संश्लेषण इसका उल्टा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी गई चीज़ों को एक साथ करके लाना, वो है संश्लेषण। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण, तोड़ने की प्रक्रिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अवलोकन में क्या निहित है। तो यहाँ भी दोनों बातें। अवलोकन में हम ये देख रहे हैं कि बालक किस प्रकार से अंतर्दृष्टि रखता है। अंतर्दृष्टि का मतलब अपने आत्मिक गुण को किस प्रकार से बताता है, और उसमें ज्ञान जो है उसका प्रदर्शन भी करता है। तो दोनों बातें यहाँ सही मानी जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि परमाणु जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो परमाणु सिद्धांत को दिया था डाल्टन ने सबसे पहले। और ऐसे अगला प्रश्न है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। प्लम पुडिंग मॉडल से मतलब है कि एक ऐसी थ्योरी जिसमें कहा गया कि परमाणु जो है एक तरबूज के जो है उसके तरबूज के समान है, जिसमें जो लाल भाग हैं वो तो धनात्मक होता है, और जो लाल भाग है वो तो आपके धनात्मक है, और इसके अंदर जो माइनस वाला भाग है वो उसके अंदर जो बीज हैं उस प्रकार से। तो धनात्मक और ऋणात्मक भाग जो हैं तरबूज के समान है। मिठाई की तुलना की गई है। प्लम पुडिंग मिठाई वाला जो मॉडल है वो थॉमसन का है। किसका है? थॉमसन का है। तो ऐसी बातें हम आगे भी बढ़िया विस्तार से करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो हैं समझ के आगे बढ़नी होती हैं। उसके बाद अगला है कि मनुष्यों को, सजीवों को पानी, हवा, जमीन में रहने वाले के हिसाब से बांटा कि किसको हम नभचर कहेंगे, किसी को उभयचर कहेंगे, किसी को स्थलचर कहेंगे। तो ये थे एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का हमारा मतलब है अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि कुछ प्राणी जो जीव नभ में उड़ सकते हैं उन्हें नभचर कहेंगे, कुछ जो हवा में क्या मतलब आपके स्थल में रहते हैं उनको स्थलचर कहेंगे, और दोनों में रहने वाले को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उभयचर। जो जल में भी रहता हो, नभ में भी रहता हो, इसमें तो वो उभयचर हैं। तो इस प्रकार पानी, हवा, जमीन में रहने वाले के हिसाब से बांटा तो जल, स्थल और नभचर तीन प्रकार के प्राणी हैं। तीनों एरिस्टोटल, अरस्तु ने बांटे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है आगमन की प्रक्रिया
कौन सी प्रक्रिया? आगमन की प्रक्रिया की कमजोरियों को सबसे पहले जोरदार तरीके से प्रदर्शित किया। तो आगमन प्रक्रिया में जो कमियां हैं उनको दर्शाने वाले का नाम आपसे पूछे तो आपको याद रखना है डेविड ह्यूम। क्या याद रखना है? डेविड ह्यूम। तो कमजोरी जो है, कमजोर कौन था? डेविड था। कौन था? डेविड है जो है वो कमजोर था, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद है कि वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण सोपान क्या है? वैज्ञानिक विधि जो है वो हमेशा परिकल्पनाओं के निर्माण के ऊपर जोर देती हैं। तो जहाँ परिकल्पना शब्द दिख जाए वहीं सोच लेना वैज्ञानिक विधि की बात हो रही है। आगे हम बात करें वैज्ञानिक विधि के चरण, तो 3 चरण होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए कि वैज्ञानिक विधि में परिकल्पनाएं होती हैं, 3 चरण होते हैं। अगला है कि कोई भी तार्किक सोपानों का हम अनुकरण करते हुए समस्या का समाधान कर रहे हैं तो पहले जो यूनिट है उसमें सिर्फ एक ही विधि दी गई है, वैज्ञानिक विधि। तो इसको हम सही आंसर मानते हुए चलेंगे। अगला है वैज्ञानिक विधि का महत्वपूर्ण सोपान क्या है? तो आपको कहा था कि परिकल्पना निर्माण करना ही वैज्ञानिक विधि की खास बात है, तो इसमें तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये चीज़ क्या है? परिकल्पना है। क्या है? परिकल्पना है, तथ्य हैं, सिद्धांत हैं या नियम है? तो आपको पता है कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये एक जानकारी फैक्ट हुआ है। क्या हुआ आपका? फैक्ट है। तो फैक्ट हैं तो यानी तथ्य में गिना जाएगा। यदि परिकल्पना होती तो उसमें सोच विचार के आप जो है तथ्य इकट्ठा करते, तो परिकल्पना अलग चीज़ है। अगला है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी और उसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। और गैलीलियो ने जो है दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया। आप दूर से बैठे हुए चीज़ों को, ग्रहों को देख सकते हैं। उसके बाद ये हैं, एक कथन है कि एक व्यक्ति परीक्षण करता है, रिसर्च करके बताता है कि पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ उगती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, वो उन झाड़ियों से जो कहीं और उगती हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए आप में से कौन सी जांच की परिकल्पना करोगे? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर तो है स वाला। क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि मिट्टी, पेड़ के पास जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। पेड़ों की पत्तियां गिरने से क्या होता है कि वहाँ ह्यूमस ह्यूमस बन जाती है। ह्यूमस का मतलब होता है कंपोस्ट की जो खाद है वो बन जाती है। उस खाद के बनने से उसमें पौष्टिकता आ जाती है, उर्वरकता आ जाती है, और वही उर्वरकता जिम्मेदार है वो जो घास उगती है उसके लंबे होने के लिए। तो ये सामान्य सी बात है, क्योंकि साइंस है तो साइंस में इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्टीम सेल की तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि सेल को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? सेल का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका विज्ञान से संबंधित शब्द कौन सा हो जाएगा? स्टीम सेल। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बताइए विभिन्न प्रकार के उत्तोलक जो हैं उसका किसके ज्ञान से संभव हुआ है? तो जो उत्तोलक है वो कार्य ऊर्जा से भी बने हैं, बल, यांत्रिकी यानी सभी से मिलाकर जो है उत्तोलकों का बनना जो है इनसे माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि पहली धातु जो इंसान ने खोजी वो कौन सी थी? तो वो धातु तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी। तो उसके अलावा हेमेटाइट जो अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये जो अयस्क है वो हैं लोहे के। किसके होते हैं? आयरन के या लोहे के। 2-3 अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इस प्रकार के। अगला है दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार अभी आपको बताया था गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। अंतिम 2 प्रश्न देखते हैं। अंतिम 2 प्रश्नों में ये हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मनुष्य में किडनी को ट्रांसप्लांट किया था, यानी एक किडनी को दूसरे व्यक्ति में लगाया था? तो उस व्यक्ति का नाम है मरे। कैसे याद रखोगी? कि आदमी मर जाता, अन्यथा यदि उसको किडनी नहीं लगती तो वो मर जाता। तो मरे ने जो है आपके सर्वप्रथम किडनी को ट्रांसप्लांट किया था। अंतिम प्रश्न है आज का कि विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान को करना। अगर विज्ञान को सीखना है तो विज्ञान को करके देखो, यानी प्रयोग करके देखना ही विज्ञान है। तो ये कथन कहा था बेकन ने कहा था। किसने कहा था? बेकन ने कहा था। तो यही चीज़ आपको समझ में आई होगी और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे प्रकार से समझा होगा। अच्छे प्रकार से समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते।